नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से लेकर के और संवत 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के ऊपर मैंने इससे पहले कई टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है रीति सिद्ध काव्य धारा और बिहारी। रीतिकाल में जो दूसरी काव्य धारा है वो उन कवियों की थी जो रीतिबद्धता के एक तरह से आलोक में तो थे या उनमें विश्वास तो था, किंतु उन्होंने अपने काव्य में किसी भी काव्यांग को परिभाषित नहीं किया, या यूं कहें कि पांडित्य प्रदर्शन करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इस कोटि के कवियों में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाने वाले कवि बिहारी का नाम सबसे पहले आता है। बिहारी ने किसी भी काव्यांग की विवेचना नहीं की, किंतु उनके दोहों में रस, अलंकार, नायिका भेद, वक्रोक्ति इनके बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों में, या यूं कहें कि उन दोहों को देख करके और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि नगेंद्र ने लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, और इसके जो सह संपादक सुरेश गुप्त हैं, उसमें भागीरथ मिश्र ने बिहारी की गणना रीतिबद्ध कवियों में ही की थी, किंतु विषय वैविध्य या काव्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से उन्होंने बिहारी को रीति सिद्ध काव्यधारा में ही माना है। तो बिहारी के दोहों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि उन्हें रस, अलंकार, नायिका भेद, नक्शिक वर्णन और श्रृंगार के विभिन्न पक्षों की, मतलब विभिन्न क्रीड़ाओं का उनको बहुत ही गहरा ज्ञान था, किंतु उन्होंने इनका सैद्धांतिक विवेचन कहीं पर भी नहीं किया। साथ ही बिहारी का जो काव्य है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार तीनों का चित्रण करता है, अतः उन्हें रीति सिद्ध कवि के रूप में ही एक तरह से अधिकांश विद्वानों ने माना है और उसी को स्वीकार किया है। तो रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्यधारा है उन कवियों में बिहारी का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है, और क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने मेरी भवबाधा हरे हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई से बिहारी सतसई की एक तरह से शुरुआत की है। तो बिहारी ने ऐसे एक दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल के साथ भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनकी काव्य प्रतिभा का एक असाधारण परिचायक है, या यूं कहे कि उनकी जो अद्भुत प्रतिभा है बिहारी की, उस प्रतिभा के सामने अन्य कवि बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिख करके और अक्षय कीर्ति को एक तरह से प्राप्त किया है। बिहारी के जीवन परिचय के ऊपर यदि हम सामान्य चर्चा करें तो पाते हैं कि इनका जो जन्म है उसको एक तरह से सभी विद्वान हैं जो उनके स्थान को लेकर के एक मत नहीं है। इसके बावजूद सामान्य रूप से ये माना जाता है
कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था और उनका स्वर्गवास देहावसान संवत 1721 में हुआ था। और इसके अलावा जो तथ्य हैं उनके जन्म को लेकर के, उनमें एक यह है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। दूसरा यह है कि उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ तथा केशव या केशव राय क्रमशः इनके गुरु या पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश में आकर के बस गए थे और मथुरा में इनकी ससुराल थी। और बिहारी के जो आराध्य देव थे वो कृष्ण थे। और आगे चल कर के ये दरबारी कवि थे। इन्हें जोधपुर और जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवित्री थी। बिहारी का जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता था और उनकी भेंट महात्मा नरहरिदास से हुई थी और बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। तो इसके बाद, या यूं कहें कि विवाह के बाद, कवि बिहारी मथुरा आ गए और फिर ये स्थायी रूप से वहीं ससुराल में मथुरा में रहने लग गई, जहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहाँ के बुलावे पर वे आगरा चले गए। और शाहजहाँ के पास कुछ दिन रहने के बाद बिहारी का परिचय, या यूं कहें कि शाहजहाँ के साथ रहते हुए बिहारी का परिचय अनेक राजा महाराजाओं से हुआ और फिर उसके बाद वो वहीं से राजा जयसिंह जो जयपुर के थे उनके यहाँ पर वो पहुँच गए। जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को जब पता लगा, या उनके मंत्रियों द्वारा या दरबारियों के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि महाराज अब नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में एक तरह से आबद्ध होकर के, डूब करके, और इतने अधिक डूब गए हैं कि वो राज कार्य से या शासन कार्य से एक तरह से विरक्त हो गए हैं और उन्होंने एक तरह से शासन को एक तरह से भुला दिया है और रानी के प्रेम में ही वो हमेशा डूबे रहते हैं। जब बिहारी को इस बात का मालूम चला तो उन्होंने एक दोहा लिख करके और उनको भेजा, और वो दोहा ये था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली हीसो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो जब बिहारी ने ये दोहा राजा जयसिंह को लिख करके भेजा तो कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज के ऊपर एक तरह से जादू का सा प्रभाव हुआ और वे अपने कर्तव्य के प्रति, राज कार्य के प्रति सचेत हो गए। और फिर महाराजा की आज्ञा से ही बिहारी लाल ने दोहों की रचना की शुरुआत की, उसका आरंभ किया, और सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है, जिसमें नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे और श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों भाव, दोनों पक्ष इस सतसई में संग्रहित हैं। तो बिहारी की जो रचना है, या यूं कहे कि उनकी कृति है, वो एकमात्र बिहारी सतसई है, जिसको बिहारी सतसई के नाम से ही जाना जाता है। इस पर संस्कृत एवं प्राकृत की सतसई परंपरा का एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि तो थे ही,
और दरबारी कवि होने के कारण उन्होंने उस समय की जो तत्काल परिस्थितियाँ थी उनके अनुरूप बिहारी सतसई में रचनाएं की हैं, और जिसमें श्रृंगार, नीति और भक्ति तीनों प्रकार की उसमें रचनाएं या वो दोहे देखने को मिलते हैं। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर उसी तरह छाई हुई थी जिस प्रकार वो श्रृंगार की रचनाएं करते थे। और भक्ति भाव तो एक तरह से बचपन से ही उनको प्राप्त था, और फिर उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो और अधिक बढ़ गया। नारी सौंदर्य की यदि हम बात करें तो नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी की कला का कोई दूसरा सानी नहीं है, या यूँ कहें कि दूसरा कोई उसकी बराबरी नहीं कर सका। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका जो छंद है दोहा, उस दोहे जैसे छंद में उन्होंने जितनी सफल कारीगरी से उनकी रचना की है अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। और उनके दोहों में मादकता, कोमलता और सरसता ये भी देखने को मिलती है, जो कि दूसरे कवियों में देखने को नहीं मिलती है। विरह में उन्होंने जिस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है वो भी देखने को प्राय नहीं मिलता है। बिहारी से पूर्व हिंदी में अनेक कवियों ने दोहों में श्रृंगार रस की एक तरह से अभिव्यंजना की है, अभिव्यक्ति की है, जिसमें कृपाराम जिन्होंने हित तरंगिणी लिखी, और रहीम सतसई, मुबारक अलक शतक, रस खान प्रेम वाटिका, रस निधि रतन हजारा, इन कवियों ने दोहों में उत्कृष्ट भावों की व्यंजना करके और बिहारी की लोकप्रियता में एक तरह से और वृद्धि की है। तो मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा उनके बहुत से आलोचकों ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के लिए कहा है या लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में चरमोत्कर्ष तक पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हमारे विचार से बिहारी की जो कविता है उसमें गुणों के साथ साथ बहुत से काव्यात्मक गुण हैं जो कि उनकी रचना को और अधिक सरसता प्रदान करते हैं। अब यदि हम उनके मुक्तक की कुछ बातों को अलग से देखना चाहें तो उनमें ऐसे विषयों, प्रसंगों और भावनाओं का चुनाव बिहारी ने किया है जो कि रस को और अधिक बढ़ाने की क्षमताएं रखता है। और कवि बिहारी ने अपनी शैली में उसमें ऐसी सजीवता और मार्मिकता को एक तरह से बढ़ावा दिया है या बढ़ा दिया है, जो छोटी छोटी बातों को भी बहुत अधिक मार्मिक उन्होंने बना दिया है। उनके काव्य में जो मुक्तकार में एक तरह से कल्पना की जो संहार शक्ति होनी चाहिए वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। भाषा बिहारी की जो है वो समास गुणों से युक्त है और व्यंग प्रयोग में वो दक्ष हैं। कोमलता, सरलता और प्रभाव का गुण उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा नाद सौंदर्य, बिंब सौंदर्य और भी बहुत सारे काव्यों के गुण उनकी सतसई में देखने को मिलते हैं। नायक नायिका के जो प्रेम एवं श्रृंगार रस की जो व्यंजना उन्होंने की है, जिसको अपना लक्ष्य उन्होंने बनाया है, वो भी एक तरह से उसमें वो बहुत अधिक सफल रहे हैं। मुक्तक रस के सभी एक तरह से भाग या अवयव
उसकी जो उन्होंने वहाँ पर एक बारीकी से जिस तरह से सतसई में उनका प्रयोग किया है वो भी देखते ही बनता है। और श्रृंगार रस के सभी गुण उनके काव्य में विद्यमान हैं। इसके अलावा यदि बिहारी के श्रृंगार रस को और अधिक हम प्रमुखता से देखें तो उसमें जो तीये की छवि है, यानी स्त्री सौंदर्य जो है उसका है, जो छोटी छोटी भाव भंगिमाएँ हैं जो नारी के सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं, वो बहुत ही बारीकी से, या यूँ कहें कि नक्सिक वर्णन उनके काव्य में बहुत ही मार्मिक छवि वो देखने को मिलती है। जैसे उनका एक दोहा है, मोहे ऊँचे आँचुरो उल्टी, मोरी मोरी मुँह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, दीठी दीठी सोजोरी। एक और है उनका इसी तरह का दोहा, अनियारे दीरग द्रगन, कितिन तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु, जिहि बस होत सुजान। यहाँ चितवन किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर उसे रहस्यमय ढंग से अद्भुत आकर्षक रूप प्रदान किया है। आहे दहेली जिनी धरे, जिनी तू लेही उतारी, नीके है छीके छुए, ऐसे ही रही नारी। इसके अलावा जो कृष्ण और गोपियों के कुछ उनके ऊपर जो दोहे उन्होंने लिखे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे बोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। जिस प्रकार यहाँ पर गोपियों की भाव भंगिमा, उनकी जो जिस प्रकार उनके द्वारा यहाँ पर कलात्मकता से उन भावों को स्पष्ट करने का या उन भावों को दर्शाने की जो कला है बिहारी की, वो देखते ही बनती है। एक दूसरा और है जहाँ प्रेमी जोड़े के ऊपर कवि बिहारी ने दोहा लिखा है, वह है, द्रग उर्जत टूटत कुटम, द्रग उर्जत टूटत कुटम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नइये रीति। व्यंजना का वैभव बिहारी सतसई में अनेकों स्थान पर देखने को मिलता है। चित्त पितु मारक जोग गुनी, भयो भये सुत सोगु, फिर हुलस्यो जिस जोईसी, समुझे जारस जोग। तो इसके अलावा बहुत सारे दोहे उनके नीति के हैं, जो नीतिपरक बातों को दर्शाते हैं, जिसमें जो उन्होंने जयसिंह, राजा जयसिंह को जो लिख करके भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसके अलावा जब वो एक बार शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे अकबर के कहने पर, तो उस समय भी उन्होंने एक दोहा राजा को लिख करके भेजा था, और वो ये है, स्वार्थुन सुकृतुन सुनु था, देख विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन्न मारी। तो इस प्रकार से है जो उनके बहुत सारे मुक्तक हैं, बहुत सारे दोहे हैं जो उनकी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा को दर्शाते हैं।